नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर का कुछ प्रश्न है वो पहले वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है क्या कहलाती है? यानी वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है क्या कहलाती है? अनुनाद का अर्थ क्या है कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर XL बराबर XC हो जाए, अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। यानी XL और XC का मान यदि बराबर हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी पर, तो वह अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। तो इसे हम अनुनाद उत्पन्न होता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अनुनाद आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो कई बार परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि क्या होती है। तो यदि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर XL और XC का मान बराबर हो जाए वो तो वह फ्रीक्वेंसी अनुनाद, यानी इसे हम अनुनाद उत्पन्न होना कह सकते हैं। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी अनुनाद फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुनाद फ्रीक्वेंसी। किस ऑप्शन में? देखो ए में क्या, सप्लाई आवृत्ति नहीं, कम आवृत्ति नहीं, रेजोनेंट आवृत्ति सही है, उच्च आवृत्ति हाफ पावर आवृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, रेजोनेंट आवृत्ति। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में क्या होता है? एक 3 फेज मोटर है, इसका जो शक्ति गुणांक है वो सेम इसी रेटिंग, मान लो 5 HP की 3 फेज की है और 5 HP की सिंगल फेज की है। तो 3 फेज की मोटर है 5 HP, उसका पावर फैक्टर सिंगल फेज की 5 HP की मोटर की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि 3 फेज का जो होगा वो इस प्रकार की मोटर का, तो वो पावर फैक्टर है ज्यादा होगा सिंगल पेज की अपेक्षा। तो क्या किस में है? देखो ए में क्या दे रखा है? कम होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, सी में क्या दे रखा है? अधिक होगा, सही है, इंडक्टिव होगा नहीं, कैपेसिटिव होगा भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसकी अपेक्षा में, यानी सिंगल पेज की अपेक्षा में 3 पेज की मोटर का शक्ति गुणांक है वो ज्यादा होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है RYB यानी रेड, येलो, ब्लू अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर कौन सा पहुंचेगा? यानी जो काला क्रम है RYB, इसमें जो उच्चतम मान पर पहुंच रहा है पहला फेज कौन सा होगा? किस प्रकार से? मान लो ये RYB ये नेगेटिव चक्कर के अंदर ये हो गया R डैश, Y डैश, B डैश, ये B डैश, इस प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि पहला कौन सा क्रम पहुंचेगा? तो उस मान पर देखो, यहाँ से देखिए हम, तो पहला R पहुंच रहा है, उसके बाद में Y पहुंच रहा है, उसके बाद में B पहुंच रहा है, B के बाद में वापस R पहुंच रहा है। तो पहला कौन सा क्रम पहुंचेगा? R पहुंचेगा, यानी रेड वाला, यानी लाल पहुंचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम मान पर कौन सा पहुंच रहा है? ए ऑप्शन, यानी लाल पहुंच रहा है। तो राइट आंसर हो गया ए, लाल। अगला क्वेश्चन है, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? यानी किसी कला, यानी फेज व न्यूट्रल के बीच की वोल्टता फेज वोल्टेज कहलाती है, और किसी दो फेजों के बीच की वोल्टता, यानी दो फेजों की वोल्टता लाइन वोल्टेज कहलाती है। तो यहाँ फेज और न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज पूछी है, तो यह होगा फेज वोल्टेज। तो किस में? देखो ए में क्या है? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज किस अवस्था में होता है कि दो फेजों के क्रॉस वोल्टता मापते हैं, तो वो होती है लाइन वोल्टता। तो ये नहीं होगा। फेज वोल्टेज सही है, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टता फेज वोल्टेज कहलाती है। न्यूट्रल वोल्ट नहीं, अर्थ वोल्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, फेज वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे हम सामान्यतः केवल ट्रांजिस्टर ही कहते हैं, यानी BJT कहो या केवल ट्रांजिस्टर कहो एक ही चीज है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी इसे हम सामान्यतः केवल ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। में क्या होता है? यानी इसमें परतों की संख्या और जंक्शन के बारे में पूछा है। तो एक BJT यानी ट्रांजिस्टर किस प्रकार का होता है? यानी एक ट्रांजिस्टर के अंदर मान लो PNP या NPN जो भी है, PNP मान लो इस प्रकार से हैं, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर,
तो इसके अंदर कितनी लेयर होगी, 1 2 और 3। ये पीएनपी है, एनपीएन होगा तो भी यही लेयर होगी। ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया मान लो एन। ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस। तो इस प्रकार से अब इसका प्रतीक बनाना चाहिए तो प्रतीक एक किस प्रकार का होगा, प्रतीक इस प्रकार का। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और एमीटर पर एरो। यदि ये एरो बाहर की तरफ जा रही है तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। यदि अंदर की तरफ जा रही है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी ये एरो अंदर की तरफ होती तो पीएनपी, ये बाहर की तरफ है तो एनपीएन। तो इसमें पूछा क्या है, परतों की संख्या। तो देखो परत कितनी है, 1 2 और 3। जंक्शन पूछे तो जंक्शन कितने होते हैं, 2। तो यही पूछा है इसमें, परत तो कितनी होगी, 1 2 3 तो परत होगी और 2 जंक्शन होंगे। तो देखो लेयर कितनी है, यानी परत कितनी है, 3। जंक्शन कितने हैं, 2। किस में है, ए में क्या दे रखा, 2 लेयर 3 जंक्शन नहीं। बी में क्या दे रखा, 3 लेयर 2 जंक्शन। सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, 3 परत यानी 3 लेयर और 2 जंक्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। एक फुल वेव और सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर है तो वहां पे डायोडों की संख्या कितनी होगी। फुल वेव सेंटर टेप, फुल वेव सेंटर टेप का से क्या हो गया कि वह ट्रांसफार्मर जिससे सेंटर से टेपिंग निकाली गई है तो इसमें केवल 2 ही डायोड प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यह आरेख बनेगा इनका। ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और ये मान लो प्राइमरी या मेन सप्लाई से जोड़ देंगे जो भी है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ हम फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं तो 2 डायोड प्रयोग करेंगे। तो डायोडों की संख्या कितनी होगी, 2 डायोडों की संख्या होगी। तो राइट आंसर हो गया ए, 2। अगला क्वेश्चन है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट के लिए प्रवाहित होती है, यानी कितने समय तक के लिए प्रवाहित होती है। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या पूछ लेते हैं कई बार, तो डायोडों की संख्या होती है 4। और धारा प्रवाह के बारे में पूछ लेते हैं तो प्रत्येक डायोड में से आधे चक्र के लिए धारा प्रवाहित होती है। इसमें भी पूछ ले कि इस डायोड में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आधे चक्र के लिए इसमें धारा प्रवाहित होगी, आधे चक्र में इसमें होगी। हाफ वेव में भी यही, यानी फुल वेव में भी आधी आधी धारा प्रवाहित होती है, आधे चक्र इसमें और आधे चक्र के लिए इसमें। और यदि यानी ये फुल वेव सेंटर टेपिंग है तो, और यदि ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड है तो भी प्रत्येक डायोड में से आधे चक्र के लिए, यानी प्रत्येक डायोड में करंट कितने समय के लिए प्रवाहित होगी, आधे सिग्नल के लिए। यानी आधे सिग्नल के लिए 2 डायोड में प्रवाहित होगी, आधे सिग्नल के लिए 2 डायोड में धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में से करंट आधे चक्र के लिए प्रवाहित होगी। तो अब ऑप्शन देखो, ए में क्या है, इनपुट सिग्नल का संपूर्ण चक्र नहीं, इनपुट सिग्नल का आधा चक्र सही है। इनपुट सिग्नल के आधे से कम चक्र नहीं, इनपुट सिग्नल के आधे से ज्यादा चक्र नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, इनपुट सिग्नल के आधे चक्र के लिए धारा प्रवाहित होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर का इस्तेमाल किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, यानी फिल्टर परिपथों का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिल्टर परिपथों का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो एसी को रेक्टिफिकेशन करने के लिए तो रेक्टिफायर परिपथ का प्रयोग किया जाता है, यानी एसी से एक दिशीय करने के लिए तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और इस रेक्टिफिकेशन की उर्मिका, यानी जो रेक्टिफायर परिपथ से जो पल्स आती रहती है, मान लो यही फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टेपिंग, तो इसके इनपुट का जो मान लो सिग्नल, यहाँ हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से एसी सिग्नल है, तो आउटपुट का जो सिग्नल होगा वो किस प्रकार का होगा, इसका आउटपुट का सिग्नल इस प्रकार का होगा। तो ये जो पल्स आ रही है, यानी जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इनको कम करने के लिए, इनको कम किस प्रकार से करेंगे, यानी इसका जो पल्स आ रही है इनको यहाँ से कम करने के लिए, इस प्रकार का सिग्नल बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए फिल्टर परिपथ का प्रयोग करेंगे, यानी इसकी जो कंपनता है या जो पल्स है, उर्मिकाएं हैं, इनको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। तो अब ऑप्शन देखो,
ए ऑप्शन में क्या दे रखा, स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल को कंपन वाले सिग्नल में बदलना। ये तो विपरीत हो गया, फिल्टर का विपरीत हो गया, यानी स्थिर को कंपन में नहीं बदलते, कंपन को स्थिर में बदलते हैं। कंपन अवस्था वाले डीसी सिग्नल को स्थिर वाले डीसी सिग्नल में, सही है। एसी सिग्नल को एक समान दिशा के सिग्नल में, एक समान दिशा के सिग्नल को एसी में, ये भी नहीं। स्क्वायर वेव को साइन वेव में, ये भी नहीं। तो फिल्टर परिपथों का प्रयोग कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर वाले डीसी सिग्नलों में परिवर्तित करने के लिए, यानी उर्मिकाओं को या रिपल्स को कम करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, कंपन अवस्था वाले डीसी सिग्नल को स्थिर वाले सिग्नल में। अगला क्वेश्चन है, एलईडी लाइट एंड इमिटिंग डायोड से निकलने वाली रोशनी का रंग किस कारक पर निर्भर करता है। यानी एलईडी की जो रोशनी उत्सर्जित करती है वो किस कारक पर निर्भर करती है, वो इस जो एलईडी में हम प्रयुक्त पदार्थ लेते हैं, अचालक पदार्थ, उस पर निर्भर करती है। कई बार पूछ लेते हैं एलईडी किसकी बनाई जाती है, गैलियम आर्सेनाइड की बनाई जाती है एलईडी। अब ऑप्शन देखो इसमें क्या होगा, यानी इसमें अर्धचालक के बारे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखो, प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर, सही है। इनपुट सिग्नल नहीं, प्रयुक्त झुकाव का प्रकार नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं, चार्ज के वाहकों का पुनर्संयोजन दर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर एलईडी की रोशनी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है, वही प्रश्न आ गया। देखो एलईडी किसकी बनाई जाती है, एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की बनाई जाती है। तो ऑप्शन देखो क्या होगा, जर्मेनियम नहीं, सिलिकॉन नहीं, कार्बन नहीं, गैलियम आर्सेनाइड सही है, कॉपर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, गैलियम आर्सेनाइड की बनाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है। यानी जो एससीआर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या होता है, यानी किसके द्वारा इसको सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। तो एससीआर के अंदर क्या होता है, मान लो ये एससीआर है, ये एनोड, कैथोड और गेट, ये एनोड, ये कैथोड और ये हो गया गेट। तो गेट की ट्रिगर के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या होगा, ये गेट, गेट को हम ट्रिगर देकर कंट्रोल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, गेट। किसमें, सी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया सी, गेट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग है, यानी एलईडी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगला ऑप्शन देखो, इंडिकेटर को ऑन और ऑफ कराना, यानी कोई इंडिकेटर है उसको ऑन ऑफ वाले यानी सिस्टम में हम लगा रखे हैं, यानी परिपथ ऑन हो जाए तो एलईडी जले या नहीं जले जो भी है मान लो, या ऑफ अवस्था में रेड जले, ऑन अवस्था में ग्रीन जले, इस प्रकार के होते हैं कई बार। तो इसमें हम एलईडी लगाते हैं। ट्रैफिक लाइट में भी हम एलईडी लगाते हैं, जैसे कि रेड लाइट है या येलो लाइट है या ग्रीन लाइट है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, यानी अपन डी होती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इस प्रकार के जो डिजिट्स होते हैं ना वो इस प्रकार से, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है जो डिजिटल घड़ियों में काम में लेते हैं मान लो। तो इसमें भी ये एलईडी होती है, यानी 7 एलईडी होती है, 1 2 3 4 5 और 7 एलईडी लगाई जाती है, इसे हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। तो इसमें भी एलईडी काम में लेते हैं। मोटरसाइकिल की जो लाइटें होती है इसमें भी हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। ये सभी उपरोक्त सभी तो सही है, यानी जो दे रखे हैं इन सभी में हम एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एससीआर में होल्डिंग करंट क्या होता है। होल्डिंग करंट यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में होल्डिंग करंट, देखो एससीआर में एक तो होता है होल्डिंग और एक होता है लेचिंग। होल्डिंग करंट तो क्या होता है कि एससीआर को चालू रहते समय एनोड परिपथ के लिए आवश्यक न्यूनतम धारा का मान होल्डिंग करंट कहलाता है। यानी एससीआर को चालू रखने के लिए, यानी चालू अवस्था में उसको प्रचलित रखने के लिए एनोड परिपथ में जो न्यूनतम धारा आवश्यक है, यानी उससे कम धारा होते है वो एससीआर परिपथ ऑफ हो जाता है। तो एनोड परिपथ को चालू अवस्था में चलन में रखने के लिए जो न्यूनतम धारा का मान होता है वो होल्डिंग धारा कहलाते हैं। एक होता है लेचिंग धारा। लेचिंग धारा क्या होती है कि बंद अवस्था से यानी ऑफ अवस्था से उसको प्रचलन में लाने के लिए जो एनोड परिपथ के लिए आवश्यक धारा का मान होता है वो लेचिंग धारा कहलाती है। तो इसमें होल्डिंग धारा के बारे में पूछा। अब ऑप्शन देखो, एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड धारा का न्यूनतम मान सही है, यानी एससीआर को चालू अवस्था में ऑन रखने के लिए एनोड धारा का न्यूनतम मान सही है। एससीआर को ऑफ रखने के लिए एनोड धारा का न्यूनतम मान नहीं।
एसीआर को ऑन करने के लिए एनोड धारा का अधिकतम मान नहीं, एसीआर को ऑफ करने के लिए एनोड धारा का अधिकतम मान ये भी नहीं, एसीआर को ऑफ करने के लिए कैथोड धारा का अधिकतम मान ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि एसीआर को ऑन रखने के लिए एनोड धारा का न्यूनतम मान, ए ऑप्शन इसका सही होगा होल्डिंग करंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा दे, यानी कोई जो कम मान के सिग्नल है उसकी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर सके तो वह क्या होगा, वह एम्पलीफायर होगा। यानी एम्पलीफायर क्या करता है, निम्न मान के सिग्नल को उच्च मान के सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, तो वो हो गया एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एम्पलीफायर। अब बी में क्या दे रखा है, देखो ओसिलेटर, ओसिलेटर क्या होता है, ओसिलेटर स्वयं सिग्नल जनरेट करता है, यानी उच्च मान की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए ओसिलेटर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। फिल्टर, फिल्टर रेक्टिफायर डीसी की रिपल्स को कम कर देता है, यानी उर्मिकाओं को या पल्स को कम कर देता है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो एक कंपोनेंट है जो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में काम में लेते हैं, एम्पलीफिकेशन में भी काम आता है, ऑसिलेशन में भी काम आता है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसमें यही पूछा है कि सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा दे तो वह परिपथ क्या होगा, एम्पलीफायर होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आवृत्ति वाला ऑसिलेटर, यानी इनमें से एक वह कौन सा ऑसिलेटर है जो एक निश्चित मान की आवृत्ति उत्पन्न कर सके, यानी वो कौन सा ऑसिलेटर होगा जो एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी जनरेट करे, यानी परिवर्तित नहीं के बराबर हो इसकी आवृत्ति। तो देखो, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो एक नियत फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है जो हम सेट कर देते हैं वही फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेशन करता है, यानी जनरेट करता है, परिवर्तित नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होता होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की सिंक्रोनस चाल क्या होगी, यानी कोई मोटर है जिसमें पोलों की संख्या कितनी बता रखी है, 4, यानी P बराबर कितना है, P बराबर है 4, F बराबर है 50 हर्ट्ज और पूछा क्या है, सिंक्रोनस चाल, NS बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र क्या है, F बराबर होता है PN बट्टा 120, N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर होगा F इंटू 120 बट्टा P। F का मान कितना है 50, 120 नियतांक बट्टा पोलों की संख्या कितनी है 4, तो ये यानी जो सिंक्रोनस गति होगी वो क्या हो जाएगी, NS बराबर क्या हो जाएगी, 50 का इसमें भाग लगाओ 3 3 30, 30 को 5 से 50 से गुणा किया 1500 RPM। तो इसकी तुल्यकालिक चाल कितनी हो जाएगी, 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। किस में है, देखो सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया सी, 1500 RPM। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग के निम्न से कौन से कारण है, यानी कम सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि कई बार भार में अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसमें यानी कंपन होने लग जाता है, यानी वो वाइब्रेट करने लग जाती है, तो जिसे हम हंटिंग कहते हैं। ये किसके कारण होता है, अब ऑप्शन देखो, भार के अकस्मात परिवर्तन के कारण इससे होता है, फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन के कारण यानी फ्लक्स बढ़ जाता है तो फलस्वरूप मोटर की गति में अंतर होने की कोशिश होती है तो भी होता है, सही है। हार्मोनिक टॉर्क युक्त भार इसमें भी होता है, आपूर्ति प्रणाली में दोष होने के कारण तो भी हो सकता है, ये सभी यानी वोल्टेज में परिवर्तन होने के कारण या तो भी हो जाता है ना। तो राइट आंसर हो गया जो उपरोक्त दे रखे ये सभी कारण इसमें हंटिंग के कारण हो सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, यानी ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में वोल्टता नियम द्वारा होता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, किसी ट्रांसफॉर्मर में VR यानी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है कि VR बराबर परसेंट में ज्ञात करना है, तो VR इन परसेंट बराबर होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बट्टा V फुल लोड इंटू 100। यदि केवल अंश में ज्ञात करना है तो ये 100, यानी यहाँ परसेंटेज में नहीं होगा, अंश में होगा तो ये 100 हट जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्ट माइनस फुल लोड वोल्ट बटा फुल लोड वोल्ट इंटू 100। अब देखो
नो लोड वोल्ट का से क्या हो गया इसमें, जो अब रेगुलेशन हम लेंगे वो सेकेंडरी के अंदर लेंगे, यानी सेकेंडरी का आउट वोल्टेज है उससे हम रेगुलेशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो कि ए ऑप्शन देखो क्या है, E2 माइनस V2 बट्टा V2, यानी सेकेंडरी बिना भार वोल्ट E2 का से क्या हो गया कि बिना भार वोल्टेज, तो E2 माइनस सेकेंडरी का भार पर वोल्टेज क्या होगा V2 माइनस ये क्या होगा V2 इंटू 100। यदि इसमें अंश में पूछा है तो VR बराबर क्या हो जाएगा, अंश का होगा तो क्या हो जाएगा E2 माइनस V2 बट्टा V2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा E2 माइनस V2 बट्टा V2, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका। तो राइट आंसर हो गया ए, E2 माइनस V2 बट्टा V2। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ में संयोजित होती है, यानी किस प्रकार से संयोजित होती है। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस प्रकार से संयोजित होती है। तो इंटरपोल क्या होता है कि मुख्य पोल के मध्य आर्मेचर के घुमाव में आने वाली दिशा, घुमाव में आने वाले अगले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है। मोटे तार के होते हैं, वाइंडिंग की होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, यानी मुख्य पोल के मध्य आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में अतिरिक्त पोल लगाए जाते हैं, जिसे हम इंटरपोल कहते हैं। इसके द्वारा स्पार्किंग को नियंत्रित यानी कम किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है कि आर्मेचर के साथ कैसे जोड़े जाते हैं, आर्मेचर के साथ इसका संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई क्या होती है, यानी जो आर्मेचर कोर होती है इसकी जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो क्या होती है, वो होती है 0.4 mm से 0.5 mm के मध्य, यानी 0.4 से 0.5 mm होती है लेमिनेशन की मोटाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो किस में है, बी ऑप्शन में देखो 0.4 mm से 0.5 mm, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में बुरसों का क्या कार्य होता है, यानी डीसी जनरेटर है इसमें बुरस क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो डीसी जनरेटर में बुरस क्या करते हैं, कम्यूटेटर से जो धारा है उसका संग्रहण करने के लिए या धारा प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। अब ऑप्शन देखो, कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना सही है, दक्षता में सुधार करना नहीं, कम्यूटेशन में सुधार करना नहीं, आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि करना नहीं, फ्लक्स में वृद्धि करना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर से धारा का प्राप्त करना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए, कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण होता है, यानी डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर पाई जेड एन बट्टा 60 इंटू पी अपॉन ए सूत्र होता है। E बराबर पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए सूत्र है। ऑप्शन देखो किसमें, ए में क्या दे रखा है पाई ए, नहीं गलत है। बी में क्या दे रखा है पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए, सही है। तो बी ऑप्शन वाला सही है और बाकी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी ई बराबर पाई जेड एन बट्टा 60 इंटू पी अपॉन ए, यानी कई बार इसको 7 भी लिख देते हैं, एक ही चीज है, कई बार अलग अलग लिखा हुआ भी मिल जाता है, पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए, ये एक ही बात है। तो इस प्रकार से भी कई जगह ऐसा लिखा मिलता है, कई जगह ऐसा मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, कि ईजी यानी जनरेट वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। अगला क्वेश्चन है, रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन के लिए सदैव किस रंग के तार का प्रयोग किया जाता है। रेसवे के लिए या तो सफेद या ग्रे कलर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखो सफेद, बी में क्या ग्रे, सी में नीला, लाल, ई में क्या या तो ए या बी। तो राइट आंसर क्या हो गया ई, या तो ए या बी, यानी या तो सफेद या ग्रे। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजन में कंटिन्यूटी बस बार वायरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी बस बार के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो बस बार के लिए या तो बस बार एल्यूमिनियम की होती है और या होती है तांबर की, यानी या तो एल्यूमिनियम
या तो बस बार एल्यूमिनियम की होती है या ताम्र की होती है। कई बार इसका धारा घनत्व भी पूछ लेते हैं, यानी एल्यूमिनियम का धारा घनत्व क्या होता है या कॉपर का धारा घनत्व क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का धारा घनत्व होता है 118 एम्पेयर प्रति सेमी स्क्वायर, यानी 118 एम्पेयर प्रति सेमी स्क्वायर। ताम्र का होता है 165 एम्पेयर प्रति सेमी स्क्वायर, यानी इसका धारा घनत्व भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ताम्र का पूछे तो 165 एम्पेयर प्रति वर्ग सेमी, एल्यूमिनियम का पूछे तो 118 एम्पेयर प्रति वर्ग सेमी। यदि धातु पूछे तो या तो एल्यूमिनियम या ताम्र। अब ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम सही है, एल्यूमिनियम की प्रयोग करते हैं। तांबा इसकी भी प्रयोग करते हैं, लोहा नहीं, इस्पात नहीं, या तो ए या बी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, या तो ए या बी, इन दोनों में से किसी के भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार की वायरिंग में, किस वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्टेयरकेस यानी जीने वायरिंग में, सही है, जीने वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। कंड्यूट में, बेटन में, लेड सीतड़ में और कैपिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, यानी स्टेयरकेस यानी जीने वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।